पठानकोट एयरबेस अटैक की तर्ज पर ही कर्नाटक के बेलगाम कैंट एरिया पर बड़े हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक 20 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे बेलगाम की सुरक्षित और प्रतिबंधित बेलगाम कंटेनमेंट एरिया में मिलिट्री सुरक्षा के जवानों ने दो संदिग्ध मोहम्मद खान पठान और तबरेज तिलवने को गिरफ्तार किया या क्योंकि हिरासत में लिया है। तबरेज को जब हिरासत में लिया गया उस समय वह ऊपर से नीचे तक अपने आप को बुर्के में छुपाया हुआ था। मोहम्मद खान पठान के साथ तबरेज को जिस इलाके में पकड़ा गया वह सेना का प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहां जवानों की कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह अति संवेदनशील क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित है। लेकिन तबरेज बुर्के में अपनी पहचान छुपाकर मोहम्मद खान पठान के साथ आसपास के क्षेत्रों की रेकी करता हुआ मिला। उसकी संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए क्षेत्र की सुरक्षा में लगे जवानों ने जब उसे रोका और पूछताछ की तो धीरे धीरे सच सामने आने लगा। हालांकि अधिकृत तौर पर सेना की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि तबरेज और मोहम्मद खान पठान ने पिछले 3 साल से 3 दिनों से गुप्त स्थान पर ले जाकर के उससे पूछताछ की जा रही है, जो कि अभी भी चल रही है। यह हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसे हमने अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से आपको बताया है। आपको याद दिला दूं कि जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था तो उससे पहले भी इसी तरीके से इलाके की रेकी हुई थी। यदि पठानकोट हमला और बेलगाम के हमले की साजिश की तुलना करें तो बहुत सारी समानताएं आपको दिख जाएंगी और इन दोनों में मूल रूप से जो लैंड जिहाद की समस्या है वो भी आपको समझ आ जाएगा। पठानकोट का हमला इसलिए संभव हो पाया क्योंकि यहां लश्कर के आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिला और वह लोकल सपोर्ट एयरबेस के एरिया में लैंड जिहाद कर जो बस्तियां बसाई गई थी वहां उन्हें पनाह मिला था। अटैक के दिन एयरबेस से सटे सेना की जमीन को अतिक्रमित कर बनी बस्ती की दीवार फांद कर आतंकी एयरबेस में घुसे और हमले को अंजाम दिया। दोनों ही मामलों में लैंड जिहाद के जरिए साजिश को अंजाम दिया गया। पहले सैन्य क्षेत्र के सटे इलाके में लैंड जिहाद के जरिए जमीन कब्जाना, फिर लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट से बस्ती बसाना, उसे वोट बैंक में तब्दील करना और फिर स्थानीय प्रशासन और राजनीतिज्ञों को वोट बैंक की राजनीति में उलझाकर अपने गजवाए हिंद के मकसद को पूरा करने के लिए सैन्य ठिकानों की जासूसी करना, अटैक करना। पठानकोट एयरबेस जैसे अटैक में इसी मोडस ऑपरेंडी को अपनाया गया। बेलगाम में भी यही करने की तैयारी थी और यहां भी लैंड जिहाद के जरिए कंटोनमेंट एरिया से सटे सेना की जमीन को अतिक्रमित कर वोट बैंक की बस्ती बसा दी गई है। तबरेज और मोहम्मद जैसे स्लीपर सेल के गुर्गे यहीं पर फल फूल रहे हैं और हमारे सैन्य ठिकानों की रेकी कर रहे हैं, उसे तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सेना लैंड जिहाद को खत्म करने के लिए सरकारी फाइलों और कोर्ट कचहरी के साथ शतरंज खेलने में उलझी हुई है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बेलगाम का कंटेनमेंट एरिया आतंकियों के निशाने पर है? क्या हर सैन्य ठिकाने से सटे क्षेत्र में लैंड जिहाद कर बस्ती बसाना गजवाए हिंद की योजना का हिस्सा है? क्या सेना की जमीन पर अतिक्रमित कर लैंड जिहाद के आतंकी स्कीम को खत्म करने के लिए सरकार कोई उपाय करेगी? क्या सेना की हजारों एकड़ जमीन से कभी हट पाएगा अतिक्रमण? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने रिपोर्ट एक तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो इंतजाम है उसी तरीके का मोडस ऑपरेंडी जो है यहां पर अपनाया जा रहा है और बेलगाम पे हमला करने की साजिश, हालांकि अभी तक अधिकृत तौर पे जो है सेना की तरफ से किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 2 लोग संदिग्ध, उसके बारे में जानकारी अभी पुष्ट हो गई है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल है जो बीजेपी के प्रवक्ता है। इसके अलावा आनंद भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से है, अधिवक्ता असगर खान साहब हमारे साथ हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं, प्रफुल्ल बख्शी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं प्रोफेसर विदु रावल जी से करना चाहूँगा। विदु रावल जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से बेलगाम में ये चीज़ें सामने आई, ये 2 लोग, हालांकि 20 दिसंबर की सुबह 8 बजे जो है इसे गिरफ्तार किया गया था और अभी पूछताछ चल रही है, और जो संदिग्ध गतिविधि है, क्या आपको लगता है कि सैन्य ठिकानों के आसपास जो लैंड जिहाद के जरिए जो है अतिक्रमण करके बस्तियां बसाई जाती है उसका कोई खास उद्देश्य होता है, और क्या वो गजवाए हिंद का
हिस्सा कह सकते हैं उसे? मुकेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को भी नमस्ते। देखिए, जांच का विषय है कि वो किस मंशा से वहां पर दो लोग जो तबरेज और मोहम्मद खान पठान घूम रहे थे, ये भी जांच का विषय है कि अलग अलग जगह पर जो अतिक्रमण हो रहा है, क्या वो एक सोची समझी साजिश के तहत इन गेटोज को, इन बस्तियों को बसाया जाने का है ताकि स्लीपर सेल्स का काम वो कर पाए, रेकी का काम वो कर पाए और सेफ हेवंस जिसको कहते हैं, वारदात करने के बाद जहां पर छुपा जाता है, क्या ऐसी परिस्थितियां भी बनी हुई हैं? क्या क्षेत्रीय जो सरकारें हैं वहां पर वोट बैंक के कारण क्या इस प्रकार की बस्तियों को अपने नाक के नीचे बसने दे रही हैं? इन सारे विषयों पर तो अभी जांच होनी बाकी है। लेकिन जैसे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने कहा था कि हमें 2.5 फ्रंट यानी 2.5 फ्रंट के लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जो 2.5 में जो आधा फ्रंट है वो इसी प्रकार की इंसर्जेंसीज को ही काउंटर करने के लिए है, जिन इंसर्जेंसीज को किस प्रकार से अलग प्रकार के बैकअप और सपोर्ट जो है वो गेटोज देते हैं। हम जानते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की बात हो, आर्मी बेसिस की बात हो, चाहे जो कंटोनमेंट एरियाज होता है, ये बड़े सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। हमारे जो कमांडो जो हमारे मिलिट्री बेसिस होते हैं और जो कमांडो विंग्स होती हैं या मिलिट्री स्कूल्स होते हैं, इन सब को हम सेंसिटिव मानते हैं और हम चाहते हैं कि इसके इर्द गिर्द कहीं पर भी अतिक्रमण ना हो, बल्कि इसके दूर दूर तक कोई भी संदिग्ध प्रकार की कोई गतिविधि या गतिविधि में शामिल लोग वहां पर न रह पाए। और जो गेटोज वैसे एक यूरोपियन टर्म है जहां यहूदी बस्तियों के लिए कहा जाता था गेटोज, लेकिन किसी प्रकार की जो एक मजहबी बस्तियां बनी हुई हैं जहां पर आम जो सिविलियन फोर्सेस हैं उनका जाना इतना संभव नहीं हो पाता, इस प्रकार की बस्तियों को भी वहां बसने से रोकने दिया जाए। क्योंकि हम मुकेश जी जब बचपन में सुना करते थे कि किस प्रकार से लाहौर से लेकर ढाका तक एक कॉरिडोर बनाने की बात थी, जब पूर्वी पाकिस्तान और जो पश्चिमी पाकिस्तान जब एक थे, तो उस समय एक कॉरिडोर बनाने की बात थी जो कि सभी पंजाब से हरियाणा होते हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए, बंगाल के होते हुए निकलता था। तो हमने देखा कि किस प्रकार से वहां पर भी एक लैंडमार्किंग किसी ने की थी, लेकिन अभी वो जो है इस तरह का संभव नहीं हो पाया है। हम इन कंटोनमेंट एरियाज को भी, इन आर्मी बेसिस को, इन मिलिट्री बेसिस को भी इस प्रकार की जो हमारी इंस्टॉलेशंस हैं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की, उनसे दूर जरूर रखना चाहेंगे। और उसके लिए जो भी मिलिट्री को जिस प्रकार की जो सपोर्ट चाहिए होगी, हम वो सपोर्ट देने के लिए एक सरकार के तौर पर ये तो आज 2014 से बीजेपी की सरकार है, तो आप इसको देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत पहले, ये बहुत पुरानी समस्या है। मैं आदेश जी के पास जाना चाहूँगा। आदेश जी, ये समस्या बहुत पुरानी है। हर एक रेलवे फाटक के पास, रेलवे स्टेशन पे या सरकारी भवन के बाहर जो इस तरीके की चीज़ें अक्सर बना दी जाती हैं, मज़ारें बना दी जाती हैं, मस्जिदें बना दी जाती हैं और वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ देखी जाती है। और सुरक्षा के लिहाज से जो है ये बड़ा ही ख़तरनाक है। और इसके बारे में जो है इंटरनल जो आईबी की जो है वो रिपोर्ट भी जो है वो आई हुई है, और उस पर लोगों ने, चूँकि पहले होता आ रहा है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, या यूँ कहें कि उसको बसाया गया किसी प्लान के तहत, उसमें किसी न किसी तरीके से जो तुष्टीकरण वाली जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं उससे संपुष्ट होती थी, इसीलिए उसको आगे बढ़ाया गया। क्या आपको लगता है कि राजनीति जो है या जो देश में जो शासक इससे पहले रहे वो भी जिम्मेदार हैं इस तरीके की घटनाओं के लिए? मुकेश जी, जिस तरह का वातावरण देश के अंदर बनाया जा रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हमारे देश के नागरिक हैं, हमें इनको में कई तरह की कैटेगरी इनको नजर आती है। भारत के निवासी हैं, भारत के लोग हैं, हमारी सेना सक्षम है, हमारी दूसरी एजेंसियां सक्षम है, वो सब चीजों को तरीके से निपटने में शक्तिशाली हैं और सब तरह से संपन्न है। लेकिन सरकार की नीयतें साफ होनी चाहिए, साफ मनसा से काम करना चाहिए और साफ सुथरी सोच होनी चाहिए। आज वो साफ सुथरी सोच और मंशा पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक सभी को मकान मिल जाएंगे। अगर मिल गए होते तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों ही अनऑथराइज्ड कॉलोनी और ये सब बस्ती हो। सेना बॉर्डर जो है 15 किलोमीटर के एरिया बीएसएफ के पास होता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका रेंज बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया। तो घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं, इनको घुसपैठिए कहा जा रहा है, एक ही दम ये कहां से आ जाते हैं? पंजाब में इसलिए किया गया क्योंकि राज्य सरकारें जो हैं वहां पर इस बात को सीरियसली नहीं लेती थी।
राज्य सरकारें जो वहाँ से घुसपैठिए आकर के 50 किलोमीटर के भीतर में जो है वो रहते थे और घटनाओं को अंजाम देते थे, ये इसको तो आपको वेलकम करना चाहिए इस स्टेप को। किसी ने एतराज थोड़ी किया। तो हमारी सेनाएं सक्षम है, हमारी एजेंसियां सक्षम है, मैं ये आपको कहना चाहता हूं। लेकिन ये सारी चीजें सरकार को वहीं पर क्यों करनी पड़ रही है जहां पर उनकी सरकार नहीं है, जहां पर बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, वहीं पर इस तरीके की चीजें क्यों आ रही हैं सामने? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से जो है आप लोग इसको भी बढ़ावा देते हैं। ये कुछ लोगों का मानना है जो ये देश काम से चल रहा है। ये दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर देश था, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आज है। यहाँ लोगों को खाने को अन्न नहीं मिलता था, तन ढकने को कपड़ा नहीं होता था, सर छुपाने को छत नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें ईमानदारी से मेहनत से काम किया है और देश के लोगों ने भी अपना खून पसीना बहाया। लेकिन जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे ना उन्होंने कभी सवाल में भारद्वाज जी जो पूछ रहा हूँ उसकी बात आप नहीं करें, आप लोग वही अपने एजेंडा वाली बात सीधा करने लगते हैं। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़ गए हैं। बख्शी जी स्वागत है आपका। असगर खान भी हमारे साथ हैं। असगर जी, ये जो कर्नाटक में बेलगाम में जो पकड़ा गया है, जो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं और उससे पूछताछ हो रही है और उसमें ऐसा लग रहा है कि जो पठानकोट जैसी साजिश जो है यहाँ पे की जा रही थी, इसी के लिए रेकी की जा रही थी। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के लोग जो पकड़े जाते हैं या इस तरीके के लोग जो नहीं पकड़े जाते हैं, आम लोगों की बस्तियों में जाकर के छुप जाते हैं, उनको स्थानीय लोकल जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, इसके पीछे जो लैंड जिहाद करके सैन्य छावनियों के आसपास जो लैंड जिहाद किया जा रहा है, सेना की ज़मीन पे अतिक्रमण करके जो बस्तियां बसाई जा रही है, क्या वो खास तौर पे इसी मकसद के लिए बसाई जा रही है? देखिए, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। मुकेश भाई, ये बात पहले भी हमारी हो चुकी है। अगर कोई चीज हमारे मुल्क की रक्षा के लिए या किसी भी पहलू से अगर ठीक नहीं है तो हमें उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जो इससे पहले जिस पठानकोट के वाक़े से हम इसको जोड़ रहे हैं उसको कई साल गुजर गए। अगर उससे हम जोड़ के बात करते हैं तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी थी कि हमें उसको देखना चाहिए था और उस पे गौर करना चाहिए था। अगर ऐसा है तो बिल्कुल उसमें स्टेप लेना चाहिए था। अभी आपने हमारे भारद्वाज साहब से सवाल किया कि भाई जहाँ हमारी सरकार नहीं होती है वहीं ऐसा क्यों होता है। अगर आपने ये बात कही तो मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये सेंटर का मामला है। इसकी सारी जिम्मेदारी सेंटर के ऊपर थी, आर्मी के लेके। यहाँ जो मुल्क की सरकार है जिसको आप बीजेपी नहीं, आप समझ नहीं रहे, जो सेना की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जो अतिक्रमण किया जा रहा है मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि अभी भारद्वाज साहब से आपकी बात हो रही थी, आपने बताया, मैंने सुना, तो उसकी सेंटर की जिम्मेदारी थी, है और रहेगी आगे भी। तो उसको लेके अगर कोई ऐसा पहलू है और कोई ऐसी चीज सामने आती है तो बिल्कुल सही बात है आपकी, उस पर गौर भी करना चाहिए, स्टेप भी लेना चाहिए। अगर जरूरत इस बात की है कि वहां से इन जो ये इस तरीके की कॉलोनीज है उनको हटाने की जरूरत, तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। हमारा मुल्क पहले है, उसकी रक्षा पहले है। अब सवाल ये है कि इस वाकये को भी 20 तारीख से अब तक तकरीबन 3 दिन हो गए। इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें हैं वो सब सामने आ गई होंगी जिनका हम अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए बिल्कुल अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जैसे 3 दिन हो गए ये पता चल गया होगा कि भाई वो लोग कौन है, कहाँ के हैं। वो हमारे यहाँ से हैं या किसी गैर मुल्क से हैं, और गैर मुल्क से हैं तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, आप ही के जैसे हैं, गैर मुल्क के नहीं हैं। जैसे सवाल बीच में ये उठा, नहीं घुसपैठियों का, वो तो सवाल पहले से चल रहा है घुसपैठियों का। ये हमारे लिए, देखिए मुकेश भाई, मैं बार बार कहता हूँ, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है जब हम किसी को घुसपैठिया कहते हैं तो उसे घुसपैठिया नहीं कहते हम, बल्कि अपनी आर्मी की तरफ एक इशारा करते हैं, उनकी कंप्टेंसी की तरफ एक इशारा करते हैं कि साहब सवाल इस बात का है और कैसे आ गया। सरकार की नीयत की तरफ इशारा नहीं करता, सरकार की नीयत की तरफ इशारा नहीं। ये घुसपैठिए के आज आए हैं, ये नहीं फेंसिंग कितनी बार जवाब दे चुके, विदु रावल ही इस तरीके के 7 बजे ही कितनी बार बता चुके हैं। देखिए, मेरा ताल्लुक किसी सरकार से नहीं है, मैं पिछली किसी सरकार से भी नहीं है, ना मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो भी जिम्मेदार है और आज की सरकार भी जिम्मेदार है, और उनको ये स्टेप ठीक है। तो सब जिम्मेदारी लेते रहे, कोई उसे निकालने का काम भी तो करे। निकालने की जिम्मेदारी भी तो है सरकार की, घुसपैठिए की पहचान करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। हम ये नहीं कह सकते कि वो पंजाब से आ गए, नेपाल से आ गए, वो सब तरफ हमारे पूरे बॉर्डर है, पूरा हिंदुस्तान बॉर्डर घिरा। अगर
कहीं के भी हम इशारा करेंगे तो आर्मी तो हमारी है, चाहे पंजाब हो, कश्मीर हो या नेपाल हो, कहीं पे भी हो, हमारी आर्मी है, हमारे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। हाँ, और आपके सेंटर की लोग जिम्मेदारी। हैं, वो अगर इसमें पाकिस्तान कहीं में भी जो ऐसा आपके लोग होता है रहते हैं वो लोग हैं, जो बांग्लादेश में आपके लोग रहते हैं वो लोग हैं, वो हमारे भारत के नहीं हैं। नहीं, हम कहते हैं, हमने कहा भारत के हैं, हम कब तो कह रहे हैं आप भारत कह रहे हैं कि हमारे लोग हैं। के? नहीं, मैं आर्मी को कह रहा हूं, जिनको आप नहीं मानते शायद। मैं बार बार उसको कह रहा हूं, आप कह रहे नहीं भाई, मैं अपनी आर्मी को कह रहा हूं, वो हमारे लोग नहीं है, वो हमारे दिलो जान है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है? कैसे घुसपैठी? पहला सवाल यह है कि घुसपैठी कौन है और कैसे वो घुसपैठ कर लेते हैं। नहीं होनी चाहिए, उसके लिए चाहे हम खुद भी कदम, पुरानी जैसे सरकारों ने बॉर्डर जो पे देखिए, गलतियां की है अगर किसी को ये भी शक सरकार जो है उसे दुरुस्त कर रही है, उसे ठीक कर रही है। घुसपैठियों की पहचान ठीक जो कर रही है, है सारी वो तो की जा बढ़ रही है। रही है। निकाले, अगर आपको भी लगे, आपको अभी 4 आप बताइए ना, आपने कितनी घुसपैठियों की पहचान की? देखिए वो आकर के बसते हैं तो आप ही लोगों की बस्ती में। देखिए अगर ऐसी बात थी, आप हाँ। पठानकोट से इसको जोड़ रहे हैं, पठानकोट को साले हो गए, तो अब तक उनको स्टेप ले लेना चाहिए था। ये सेंटर का निकम्मापन है, अगर आप सच पूछे तो। मैं आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। कह रहा हूं मैं आपसे कि सेंटर की ये कमजोरी है, ये सेंटर की देखिए सरकार, अगर आपके समाज के लोग उन घुसपैठियों को पहचानने के प्रति थोड़ी सी भी जवाबदेही लेते तो ये घुसपैठिए पहले भी निकल सकते थे, लेकिन उसको बचा करके छुपा करके तो आप लोगों ने रखा था ना, इसीलिए वो अब तक है। प्रफुल्ल बख्शी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप लोगों से किसकी मुराद है? देखिए, प्रफुल्ल आप बात खत्म कर लीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, बोलिए प्रफुल्ल जी। खत्म कर ले तो मैं बात शुरू करूँ। जी आप शुरू करें। देखिए, मैं आपका ये डिस्कशन पूरे सुन रहा हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा इक्विपमेंट ठीक से अभी सेट नहीं हुआ था। बात सारी ये है कि अगर कोई हमारे देश में घुसा हुआ है, असगर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सेंटर का ड्यूटी है। 1947 ऑनवर्ड्स कश्मीरी पंडित का खेल, ये सारी सेंटर की ड्यूटी थी। यही तो स्लीपर सेल्स हमने बनाए हैं, सेंटर नहीं तो बनाए स्लीपर सेल्स। कश्मीरी पंडित के घरों में जो बसे हुए वो कौन है? वो सब स्लीपर सेल्स हैं। ये जो लोअर लेवल के जो पॉलिटिशियंस की अभी किसी ने बात करी थी, वो जो इन सेटलर्स को पेपर बना देते हैं, उनका आधार कार्ड बना देते हैं, वो कौन है? वो स्लीपर सेल्स हैं। अब असगर साहब ने ठीक कहा, उनको निकाल फेंकिए, बल्कि बहुत पहले इन बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को निकाल फेंकना था। मैं उनकी बात से सहमत हूं। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमको इनको निकाल फेंकना चाहिए था और अभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। पर सबसे पहले इनको निकालने से पहले इनकी लिस्ट बनाइए, चेक करिए इनको किससे मदद करी, इनका फाइनेंसेस कहां से आ रहे हैं, बिल्कुल इनको कौन सा रिलीजियस सबका इनको मदद कर रहा प्रफुल्ल जी आप सही कह रहे हैं, ये सब चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल ये भी क्यों, ये सिर्फ धक्का मार के निकालने की बात नहीं है। अगर आपको एक दुश्मन को हटाना है तो उसको जड़ से निकालना पड़ता है, और जड़ से निकालने के लिए जड़ को खोदना पड़ता, मट्ठा डालना पड़ता है। अब जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। आई एम सॉरी। नहीं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज हम लोग कुछ और जिक्र कर रहे हैं, कुछ और चर्चा है। बेलगाम में पठानकोट जैसी साजिश जो है वो बेलगाम में करने की रची जा रही थी, लेकिन जो 2 लोग हैं उसको सेना के जवानों ने वहाँ पर हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। और एक तबरेज़ है और एक है मोहम्मद खान पठान। इन लोगों के साथ जो चीज़ें हुई वो तो हुई, लेकिन एक जो चिंता आई है कि सैन्य ठिकानों के आसपास जहाँ भी सैन्य छावनी होती, जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर होता है, बिल्कुल वो सेना वो सैनिक ही तो उनके दुश्मन है, लोकल पॉलिटिशियन तो उनकी मदद कर रहा है। बिल्कुल, सेना ही तो उनकी दुश्मन है, सेना ही तो बचाएगी। एक चीज प्रफुल्ल जी इसमें और भी सामने आया है कि अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं सवाल पूछ देता हूं आपसे, ब्रेक के बाद आपसे जवाब दूंगा कि जहां भी सैन्य छावनी है, जहां भी सेना के ठिकाने हैं, उसके आसपास की जमीन को एक योजना के तहत जो है उसको अतिक्रमित किया जाता है, लैंड जिहाद किया जाता है जी। और उस लैंड जिहाद के जरिए ऐसे लोगों को वहां पर छुपा के रखा जाता है, जिस तरीके से पठानकोट में आतंकी उसी बस्ती में। मैं मानता हूं, मैं सुन लिया बात आपकी। जी प्रफुल्ल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। तो बेलगाम का जो कंटेनमेंट एरिया है उसके पास से 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, और लैंड जिहाद के जरिए जो है इसमें जो कारण बताया जा रहा है कि इसका एक मूल में जो कारण है वो लैंड जिहाद है, क्योंकि लैंड जिहाद के जरिए सैन्य छावनी के आसपास की ज़मीनों को अतिक्रमित किया जाता है, वहाँ पर अवैध बस्तियाँ बसाई जाती है, और उन बस्तियों में स्लीपर सेल को पाला जाता है ताकि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सके। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे जो सवाल पूछा था आप अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊँगा। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। ये बीमारी अभी की नहीं है, ये बीमारी बहुत पुरानी है।
क्योंकि हमने ऐसे तबके के लोगों को भारत में पनपने दिया जो भारत के खिलाफ थे, जो भारत के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। तो वो क्या करते हैं, लोकल पॉलिटिशियन बन जाते हैं, वोट लेते हैं। जैसे रोहिंग्यास को बुला लिया, बाहर से औरों को बुला लिया, उनसे वोट लिए, उनके पेपर बना दिए और फिर पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके लैंड जिहाद कर रहे हैं। लैंड जिहाद का मतलब है, और सबसे बड़ी आसान है, दिल्ली आर्मी के जितने एरिया होते हैं उनके कैंटोनमेंट्स को के ऊपर लैंड उनको ऑक्यूपाई करना शुरू करिए, क्योंकि फौज का माँ बाप को नहीं होता, क्योंकि फौज को बचाने के लिए कोई पॉलिटिशियन नहीं आता। फिर बात पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू जाके ऊपर नीचे होती है, पेपर पे होती है, कोई फायदा नहीं होता उसका। ये तभी पॉलिटिशियंस जो इन लोकल आउटसाइडर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको थ्रू ये अपना काम को अंजाम देते हैं। हमारे ये वर्किंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, और यही जो जड़ में घुस रहे हैं, पॉइजन घुस रहा है, इसको निकालने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा। कि इसके बहुत तरीके होते हैं, और मैं हमारे प्रवक्ता असगर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये सेंटर का ही रिक्वायरमेंट है कि उनको ही करना है, तो ये उनको करना पड़ेगा। अब चाहे कहीं बांग्लादेश से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, जो मर्जी आए, इनको निकालना चाहिए। सवाल तो ये भी है ना बख्शी जी, सवाल तो ये भी है ना, तो पहले तो भाई जो सेना की हजारों एकड़ जमीन को अतिक्रमित करके वहां पर बस्तियां बसा, वो कितना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, कितना बड़ा खतरा है सैन्य ठिकानों के लिए। खतरा है, वो बहुत बड़ा खतरा है। तभी तो पठानकोट पे जब हमला हुआ था और रोहिंग्यास बसे हुए थे, बिल्कुल, और रोहिंग्यास की दुकानें बाहर बनी हुई थी उनकी, और दुकानों की छत के ऊपर बैठ के, और क्या कहते हैं, दीवारों से कूद के अंदर आए। मैं मानता हूं कि ये सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम थी, ये हमारी कमजोरी भी थी, ये भी मैं मानता हूं। अगर पर क्या करें हम, अगर पाकिस्तान बन जाए या हम कोई मिलिट्री नेशन बन जाए, जैसे कि आप मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई करके दिखा दे, ये हो सकता है, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। ये हमारी कमजोरी है, जिसे डेमोक्रेसी जहां लाओगे वहां ये कमजोरी होगी, क्योंकि जनता का रूल है। जनता में कौन कोई आ जाए, हमको किसके मुंह में थोड़ी लिखा है कि ये देशभक्त है। बिल्कुल, अंदर से मुंह में राम बगल में छुरी, या कुछ भी बोल रहे होंगे। तो हमको इन लोगों को ये पहले तो सेंटर के पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मैं प्रोफेसर विदु रावल जी, मैं चाहूँगा कि आप इस पे कहें, क्योंकि अल्टीमेटली ये बात सेंटर की तरफ जाती है। और खासतौर पे जो कहा कि सेना की जमीन पे आप अगर कब्जा कर लेते हैं तो कोई माँ बाप नहीं होता, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन उसे बचाने के लिए नहीं आता। दूसरे की जमीन पे आप करेंगे तो कोई पॉलिटिशियन आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपको पूरे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस इतना लंबा होता है कि तब तक जो है आपका काफ़ी नुकसान हो गया होता है। हज़ारों एकड़ ज़मीन सेना की जो है अभी भी हथियाई हुई है, और यहाँ पर जो है लैंड जिहाद करके सेना पे ही के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है उस ज़मीन का, सेना की ज़मीन का। देखिए, ये निश्चित तौर पर चिंताजनक है, और इस पर जो है मैं जानता हूं कि सेना जो है ड्यू स्टेप्स जो है जरूर उठा रही होगी। इसके अलावा जो घुसपैठियों को लेकर बात हुई है, और असगर खान जी का बड़ा मासूमियत से पूछना कि ये घुसपैठिए कहाँ से आते हैं, कौन है, और इसके लिए सेना को जिम्मेदार ठहराना बड़ा मासूमियत भरा था। देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा होस्टाइल लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इतना बड़ा होस्टाइल लैंड बॉर्डर जो है कोई पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं है। हमारे तीन तरफ जो है, दो तरफ पाकिस्तान और चीन के साथ साथ अब बांग्लादेश में भी जिस प्रकार से भारत विरोधी बातें चलती हैं, ये होस्टाइल है बॉर्डर्स। और इसके बाद भी अटल जी की सरकार के दौरान और उसके बाद से हमने फेंसिंग का काम बहुत स्पीड से शुरू किया। बहुत हद तक पाकिस्तान वाला जो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसको हम फेंसिंग कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है बहुत सारे एरियाज रह जाते हैं जहां पर बहुत सारे, अब ये घुसपैठियों को शय कौन देता है आने की, कौन लोग हैं जिनको चचा जान, भाई जान, अम्मी, अप्पी कहकर कौन अपने घरों में शय देता है, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। और फिर असगर खान जी का ये कहना कि इनको निकाल फेंकेंगे, चलो ये भी इन्होंने अच्छा किया कि हमें परमिशन दे दी, इनको निकाल कर बाहर फेंकने की इन्होंने, असगर खान जी ने हमें परमिशन दे दी। नहीं तो कल तक तो कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब जब तक कागज नहीं देखेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि असगर खान जो है हिंदुस्तान के नागरिक हैं या घुसपैठिए हैं। देखो, हिंदुस्तान के ऊपर जो है किस प्रकार से सरकारों ने सत्ता में रहते हुए क्या किया है, उसका एक उदाहरण असम का IMDT एक्ट है।
1983, 12 दिसंबर 1983 में लगा ये जो एक्ट है, IMDT एक्ट, ये क्या कह रहा था? इसका काम तो था इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकालना, लेकिन ये एक्ट क्या कह रहा था? इस एक्ट के अंदर प्रोविजन ये है कि आप शिकायत ही नहीं कर सकते, एक तरह से बसाने का एक्ट था। इसमें कहा कि कोई भी नागरिक इसकी शिकायत नहीं कर सकता। कौन कर सकता है शिकायत? वो कोई सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। अब जब सरकार घुसपैठियों के साथ मिली है तो कौन सरकारी कर्मचारी हिम्मत करेगा इसकी करने की? फिर भी कोई कर दे तो एक और उन्होंने स्टिपुलेशन रखी IMDT एक्ट में कि घुसपैठिया जहां रह रहा है उसकी दीवार के साथ आप रहने चाहिए, यानी दीवार से दीवार लगनी चाहिए। अब घुसपैठिया आप जानते हैं जो है गेटोज में रहते हैं, एक बस्तियों में रहते हैं, उनके साथ दीवार से दीवार मिलाकर कौन रहेगा? लेकिन इसके बावजूद दीवार से दीवार मिला के रहने वाला क्यों शिकायत करेगा? बात यह है ना, दीवार से दीवार मिला के जो रह रहे वो शिकायत क्यों करेगा? बिल्कुल। दिल्ली के अंदर 175 जो आज की अखबार में आया हुआ है, 175 जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकाला जा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार उनको बिजली, पानी और सब प्रकार की सुविधाएं दी हुई थी। उनके पास बकायदा जो है राशन कार्ड और उनके अलग अलग प्रकार की सुविधाएं बनी हुई थी। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब जरूर देना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमसे सवाल किया कि अंग्रेजों के साथ थे, तो अंग्रेजों की पैदा की हुई जो पार्टी, अंग्रेजों के जो ठीक है, लेकिन आज मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज मैं ये चर्चा कर रहा हूं, आप कह रहे हैं घुसपैठियों की पहचान। उन्होंने कहा मुकेश भाई, मैं केवल उनको ये याद नहीं विदु रावल जी, मैं इस पे चर्चा नहीं करूं। चर्चा ये है कि सेना की जमीन पे कब्जा करके सेना के खिलाफ ही वहां पर रह करके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जमीन का। ठीक है, मैं आ जाऊं एक बार भारद्वाज, आदेश भारद्वाज जी कुछ बोलना चाहते हैं। ये कौन पैरों में बैठा हुआ है? आदेश भारद्वाज जी, अंग्रेजों के पैर में कौन बैठा हुआ है ये देखिए। नहीं ठीक है, बैठे हुए हैं, ठीक है, सब जानते हैं इस सच को विदु रावल जी। हम आज इस पे चर्चा नहीं करें, आज एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है विदु जी। अंग्रेज रहे हो, जॉर्ज यूल कौन थे? ठीक है विदु जी, ठीक, इस पे चर्चा हम नहीं कर रहे। हम चर्चा कर रहे हैं जहाँ सेना की जमीन पे लैंड जिहाद करके सेना के खिलाफ ही जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आदेश जी अगर 2 मिनट में जवाब देना चाहते दीजिए, उसके बाद मैं असगर जी के पास जाऊंगा। जी, अंग्रेजों के मानस पुत्रों को अंग्रेज याद रहते हैं, इसलिए उन्होंने। विदु रावल जी, हो गया आपका टाइम, हो गया प्लीज। ठीक है आदेश जी आपकी आवाज, आपका नेटवर्क लगता है सही नहीं है। आप एक बार जरा सा, मैं अपने PCR से कहूंगा एक बार आदेश जी का नेटवर्क ठीक करें, तब तक मैं असगर जी के पास। असगर जी चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, हमारे बड़े भाई के साथ नेटवर्क बनाएंगे तो कैसे ठीक रहेगा? बख्शी साहब ने बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया अपनी बात कहकर। बख्शी साहब ने जो बातें कही, एक एक बात नाप तोल कर बिल्कुल सही। वो आपका एक्सपीरियंस है, हम सबके बड़े हैं, जो बात कही बिल्कुल सही कही। लेकिन ये कि जहां तक विभू भाई हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जो कागजों की बात कर रहे हैं, मैं इसी के जिसकी आज हम डिबेट कर रहे हैं, मैं इसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि बताइए उसके कागज देखे ना, जिनको विभू भाई ने प्लांटेड करके भेजा है। एक को बुर्खा उड़ा दिया, दूसरे को नहीं, वो पता नहीं मुस्लिम भी है या नहीं है। बताइए उनका क्या अभी तक वेरिफिकेशन? 3 दिन हो गए। 3 दिन हमारे लिए काफी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। 3 दिन बाद हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। 3 दिन में आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा होगा? ये जो बातें आई है सामने, क्या लगता है विदाउट इन्वेस्टिगेशन आई है? ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है विदाउट इन्वेस्टिगेशन है? हम ऐसे कदम को, ऐसी बस्तियों को, ऐसी बातों को जब हम मजहब से जोड़ने लगते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी ये हमें एनआरसी तो मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता ना। एनआरसी देश मजहब से क्या, कैसे ना जोड़े हैं? असगर साहब, मजहब से कैसे ना जोड़े? जितने भी लोग पकड़ में आते हैं सभी वो अली मोहम्मद होते हैं, कोई तबरेज होता है, कोई मोहम्मद होता है, तो जोड़ना ही पड़ जाता है ना। अब तो हम बोलते भी नहीं है, अब तो नाम ही केवल बता रहे हैं, अब मजहब तो आप बता रहे हैं। मस्जिद और दरगाह बनाते हैं, मैं कहता हूँ मस्जिद भी बनाते हैं, दरगाह भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, चर्च भी बनाते हैं, गुरुद्वारा भी बनाते हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी बस्ती है जिसमें, और मुझे एक बस्ती की बात मैं नहीं कर रहा, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। रेलवे प्लेटफॉर्म पे मैंने बात करी थी, रेलवे फाटक पे मैंने बात करी थी। सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके वो बनाते हैं, वो गलत है। चलिए ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप और विभू भाई में ये बड़ी हमें परेशानी है। विभू भाई भी हमारे यही करते हैं कि हर बात को फौरन मजहब से जोड़ने लगते हैं। अरे भाई, अरे इनको छोड़िए, कम से कम सेना की जमीन को तो छोड़ दीजिए। कम से कम सेना की जमीन को तो छोड़िए, कम से कम उस पे। अब तो कह रहे सेना की भी छोड़िए, रेलवे की भी छोड़िए, वक्फ की भी छोड़िए।
आप तो तीनों के पीछे पड़े हुए। अरे भाई वक्त की क्यों नहीं छोड़ रहे? वक्त पे बात करेंगे तो लंबा चलेगा। मैं एक बार प्रफुल्ल जी से कहना चाहूँ, प्रफुल्ल जी के पास आऊंगा, मेरे पास समय की कमी है। देखिए जो पॉलिटिशियन की बात जो कह रहे थे प्रफुल्ल बख्शी जी कि पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने फायदे के लिए जो है काम करते हैं, इसलिए पॉलिटिशियन हम दोनों के पास गए, दोनों ने भी इसका जवाब नहीं दिया, दोनों मुद्दा छोड़ के दूसरे मुद्दे पे बात करने लगे। मैं वापस पॉलिटिशियन नहीं देंगे भाई। हाँ, बख्शी जी की बात। बख्शी जी क्या लगता है जो सेना की ये जमीन अगर पॉलिटिशियन नहीं कर रहे हैं, लीगल प्रोसेस में टाइम लग रहा है, क्या किया जाए इसमें? देखिए ऐसा है, मैं बात करता हूं, सिंपल सी चीज ऐसी है कि जब सेना की जमीन पे कब्जा होता है या जो भी शब्द आप यूज करना चाहे होता है जी। तो ये जिम्मेदारी पड़ जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री की। हालांकि ऑर्डर तो उनको है कि आप कोई इंटरफियर कर रहा है तो गोली चलाइए, पर कई जगह ऐसी जगह जमीन होती है जहां पे कंट्रोल नहीं होता, जो रखी होती है सामान होता है। मैंने ये कई जगह देखा है कि घुस के अंदर आ गए, और जो घुस के अंदर आते हैं बड़ी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है, वो एंटी नेशनल होते हैं। बिल्कुल। या तो पुरलिया आर्म्स ड्रॉप के बाद या फिर रोहिंग्यास के बाद, ये जो भी जिस तरीके से भी होता है ये फॉरेन से कनेक्टेड होते हैं। और क्यों कैसे इनको लोकल पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिल जाता है, और हमारी पॉलिटिक्स भी आप देखिए कि कितनी चीजों में बेस्ड है, वो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है, रिलीजन पे बेस्ड है, सब कुछ ठीक है, तो लोग जो जिसका इक्का चलता है वो चला देते हैं। क्योंकि इस समय कोई फौज के बारे में बोलने वाला नहीं है, फौज के प्रवक्ता नहीं होते, और होते हैं तो वो पॉलिटिशियन से जो मुंह से निकले वही बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी इंटरनल है, पर इंटरनल प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है अगर मुझे लगता है बख्शी साहब ये इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, देश की समस्या है, क्योंकि अगर सेना पे अटैक तो है, बिल्कुल, पर इंटरनल समस्या है। तो सुनिए ये वर्ड्स ध्यान से सुनिए, इंटरनल कैंसर है ये देश में, और इसको ठीक करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उस ऑपरेशन में ये जितने लैंड ऑक्यूपाइड हुए हैं अभी तक, पिछले इतने सालों से, इतनी सदियों से, उनके ऊपर पूरा ब्यौरा लगाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन और रिकॉर्ड लगाया जाएगा, इंक्वायरी होंगी, छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। अभी देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बात चली है, दिल्ली में वन विभाग, उत्तर प्रदेश के वन विभाग की जमीन थी, उस पर रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 मिनट में खाली करवा लिया उसे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने खाली करा लिया, लेकिन अब सेना अपनी जमीन नहीं खाली करवा पा रही है। बिल्कुल, सेना नहीं खाली करा सकती, उसका पॉलिटिकल पावर नहीं है। बिल्कुल, अगर सेना ने किसी को धक्का भी दे दिया वो कोर्ट में चला जाएगा, और फिर वो सैनिक जो होगा 15 साल कोर्ट के सामने खड़ा रहेगा, उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये हमको समझना चाहिए। और योगी गवर्नमेंट को सब सपोर्ट करेंगे, उत्तराखंड में तो सबसे पहले हो रहा था, वहां के कोई बात ही नहीं करता। हमने देखा है पूरी वैली को ऑक्यूपाई किया, गवर्नमेंट को नहीं पता, क्योंकि लोकल पॉलिटिशियन ने उनकी मदद कर दी, क्योंकि पैसा बोलता है, तो तभी तो बात हो रही है। और यही बात है। और सब देखिए सारा का सारा प्रॉब्लम होता है जर और जमीन से, और इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है रिलीजन से। रिलीजन ही एक वो पावर है जो मास मूवमेंट करा सकती है, डिवाइड करती है। सबसे ज्यादा जो डिवीजन करती है ह्यूमैनिटी का वो रिलीजन होता है। तो ये इन तीनों का मिश्रण होता है। ये इतनी छोटी सी चीज नहीं है जो हम यहाँ पर टेलीविजन पर बता दें आपको। इसको बहुत ही गूढ़ समस्या है, गूढ़ समस्या है, गंभीर समस्या है, पुरानी समस्या है। बिल्कुल, बहुत पुरानी समस्या है, और इस पुरानी समस्या का निदान इस तरीके से डिबेट के जरिए नहीं हो सकता। लेकिन हम इस डिबेट के जरिए या इस खबर के जरिए सरकार को जगा जरूर सकते हैं, उन तक संदेश जरूर दे सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत है, क्योंकि इसका एक नहीं, अगर उपाय अगर जल्दी नहीं किए गए तो इसका असर आज न कल सरकार पे भी पड़ेगा। क्योंकि जनता जो सीधे तौर पर इसे देख रही है, वो अगर वोट करती है, अगर वोट की राजनीति के कारण सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो यही जनता ऐसा नहीं करने के लिए उनके अगेंस्ट भी वोट कर सकती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल
बख्शी जी आपका, विदु रावल जी आपका, आदेश भारद्वाज जी आपका और असगर खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात हुई है कि बेलगाम में जिस तरीके से जो 2 संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया, पूछताछ चल रही है, बात मसला केवल वो नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो साजिश क्या कर रहा था, आखिर वो साजिश करने के लायक कैसे हुआ, वो साजिश में सपोर्ट कौन कर रहा था, और जिस तरीके से सेना की जमीन को अतिक्रमित कर सेना की बस्ती पे लैंड जिहाद कर सेना की जमीन पे लैंड जिहाद के जरिए आतंकियों को बसाया जा रहा है, और उन्हीं जमीनों का उपयोग जो है वो सेना के खिलाफ किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है, और ये कमी, ये नुकसान केवल सेना का नहीं है, बल्कि ये नुकसान हमारा है, आपका है, देश का है। इसलिए सबको मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, और सरकार जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही है उसे तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए, और सेना के जितने भी ज़मीन पे, जितने भी हज़ारों एकड़ ज़मीन, जैसा कि हमने अभी दिखाया, हज़ारों एकड़ ज़मीन पे जो अतिक्रमण है उसे तत्काल जो है अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।